यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो ड्रोन अटैक किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, और ट्रंप ने जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है उसके ऊपर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने क्या कहा, यमन के हूथी इजराइल के ऊपर फिर से क्यों भड़क उठे, और इसरो ने ऐसा कौन सा सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया जिससे नासा से डायरेक्ट धमकी आ रही है। काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन के बारे में। रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उसने रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक्स किया है जिससे एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और इसके कारण रिएक्टर नंबर 3 की ऑपरेटिंग कैपेसिटी तुरंत 50% तक कम करनी पड़ी। ये अटैक एग्जैक्टली उस दिन हुआ जब यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। फायर को जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया और कोई इंजरीज रिपोर्ट नहीं हुई। 2 और रिएक्टर्स अभी भी पावर जनरेशन के बिना काम कर रहे हैं और एक रिएक्टर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में है। रेडिएशन लेवल्स अभी नॉर्मल हैं। ये बात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने भी कंफर्म की है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर स्ट्राइक का सिर्फ मेंशन ही ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए रेड फ्लैग है। अगर ये फायर रिएक्टर तक पहुंच जाती तो एक चेर्नोबिल जैसे न्यूक्लियर डिजास्टर का रिस्क बन सकता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन इस लेवल का रिस्क अपने ही टेरिटरी के पास कभी नहीं लेगा, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक का क्लेम हर एक कंट्री के लिए अलर्ट का सिग्नल है। रूस के प्रोपेगेंडा एंगल को देखा जाए तो एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि मॉस्को इस एक्यूजेशन का यूज कर रहा है अपनी नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए। पिछले कई महीनों से रूस हर स्ट्रेटेजिक और सिविलियन टारगेट के लिए ब्लेम गेम खेल रहा है। न्यूक्लियर सेफ्टी का कार्ड दिखाकर रूस इंटरनेशनल कम्युनिटी और वेस्ट को वार्न कर रहा है कि यूक्रेन डेंजरस पाथ पर जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुर्स्क प्लांट में फायर एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी हो सकता था, लेकिन ब्लेम यूक्रेन पर डालना रूस की पॉलिटिकल और मिलिट्री पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। यूक्रेन की तरफ से अभी तक ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन पास्ट पैटर्न के मुताबिक कीव अक्सर कहता है कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करता। मिलिट्री एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर ये स्ट्राइक हुआ भी है तो इसका मकसद सिर्फ रूस के पावर ग्रिड को डिस्टर्ब करना होगा, न्यूक्लियर डिजास्टर क्रिएट करना नहीं। इसलिए सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और दोनों तरफ के नैरेटिव्स को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। इस न्यूज का ग्लोबल और भारत पर इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। न्यूक्लियर सेफ्टी एक सेंसिटिव डोमेन है और भारत के 20+ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्टिव हैं। अगर एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि वॉर के बीच न्यूक्लियर प्लांट्स टारगेट बन सकते हैं तो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स अनसेफ बन सकते हैं। वेस्ट कंट्रीज भी इस नैरेटिव को क्लोजली वॉच कर रही हैं। अगर रूस का क्लेम सच है तो यूक्रेन पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर बढ़ेगा। अगर झूठ है तो रूस की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पर क्वेश्चन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ रूस यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं है। न्यूक्लियर सेफ्टी, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्लोबली इन्फ्लुएंस होती है। ऐसे मोमेंट्स में डिप्लोमेटिक डायलॉग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का रोल क्रिटिकल हो जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हर हाल में सिक्योर करना चाहिए और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में उन्हें टारगेट नहीं बनने देना चाहिए। तो ऑडियंस के लिए एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये एक एक्सीडेंटल फायर था जिसे रूस ने नैरेटिव बनाया, या यूक्रेन ने वाकई एक डेंजरस मिलिट्री स्टेप उठाया? और अगर आज कुर्स्क टारगेट बना है तो कल कौन सा न्यूक्लियर प्लांट कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन सकता है? ये सवाल सिर्फ एनालिस्ट्स के लिए नहीं, हर ग्लोबल सिटीजन के लिए भी क्रिटिकल है। दूसरा अपडेट आ रहा है यूएस इंडिया टैरिफ के संबंधित। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रिवील किया कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए जिसका मकसद रूस पर प्रेशर डालना था कि वो यूक्रेन में अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक दे। वेंस ने इसे एग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज कहा और बताया कि इंडिया पर लगाए गए एडिशनल टैरिफ्स रूस की ऑयल इकोनॉमी को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। उनका कहना था कि ये स्टेप रूस को फाइनेंशियली आइसोलेट करने और ग्लोबल इकोनॉमी में वापस इंटीग्रेट होने के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए था। जेडी वेंस ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि यूएस ने इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को टारगेट करके ये सिग्नल दिया कि रूस के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज को इकोनॉमिकली फेस करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी रेज किया कि चीन, जो रूस का सबसे बड़ा ऑयल बायर है, उस पर अभी तक डायरेक्टली कोई सैंक्शंस नहीं लगाए गए। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये सिलेक्टिव प्रेशर स्ट्रेटजी का पार्ट है जिसमें यूएस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जियोपॉलिटिकल लेवरेज के लिए इकोनॉमिक टूल्स का यूज करते हैं। इंडिया की तरफ से रिएक्शन क्लियर और फर्म रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया के डिसीजंस एनर्जी एक्विजिशन के लिए डोमेस्टिक नीड्स और मार्केट कंडीशंस पर बेस्ड होते हैं और ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। उन्होंने ये भी ऐड किया कि अगर किसी को प्रॉब्लम है इंडिया से ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदने में तो वो खुद न खरीदे। यूरोप और अमेरिका खरीद रहे हैं तो फिर कंप्लेन करने का क्या मतलब? ये स्टेटमेंट दिखाता है कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कमिटेड है और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद अपनी एनर्जी सिक्योरिटी डिसीजंस खुद लेगा। वेंस ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्टिमिज्म है कि यूएस, रूस और यूक्रेन के बीच पीस फैसिलिटेशन कर सकती है, लेकिन नेगोशिएशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं। यूक्रेन और रूस के रीसेंट कंसेशंस का रेफरेंस देते हुए वेंस ने कहा कि कुछ
कुछ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दोनों तरफ से ऑलरेडी देखी गई है। टैरिफ्स और इकोनॉमिक मेजर्स का पर्पस ये है कि रूस का वॉर फाइनेंसिंग रिस्ट्रिक्ट हो। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि मैसेज रूस के लिए क्लियर है, अगर वॉर रोका तो ग्लोबल इकोनॉमी में रीइंटीग्रेशन का ऑप्शन है, लेकिन एग्रेसिव एक्शंस कंटिन्यू हुए तो आइसोलेशन बनी रहेगी। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये मूव सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बल्कि यूएस का स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी है कि वो अपने एलाइज और ट्रेडिंग पार्टनर्स के डिसीजंस मॉनिटर कर रहा है। इंडिया के लिए ये ट्रिकी पोजीशन है क्योंकि यूएस एक मेजर डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनर है और इंडिया रूस रिलेशंस भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पर बेस्ड हैं। टैरिफ्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर के बावजूद इंडिया ने अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंट रखी है। इस सिचुएशन का ब्रॉडर इंपैक्ट भी है। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, रूस के डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट्स और ग्लोबल डिप्लोमेटिक पोजीशन सब इस डिस्कशन में अफेक्टेड हैं। अगर इंडिया यूएस के प्रेशर के सामने कंप्रोमाइज करता तो एनर्जी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स खत्म हो सकते थे, लेकिन इंडिया के स्टांस से ये क्लियर हुआ कि वो अपनी सॉवरेन डिसीजंस में फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ये स्टेप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्रिटिकल है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर ऑब्जर्वर के लिए खड़ा होता है, क्या इंडिया का ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड यूएस इंडिया रिलेशंस को टेम्पररी स्ट्रेन करेगा या लॉन्ग टर्म में बायलैटरल ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा? और क्या ये स्टेप ग्लोबल एनर्जी मार्केट और रूस यूक्रेन वॉर डायनामिक्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा? एनालिस्ट्स कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमिक मेजर्स का रोल सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक भी होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल यमन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। यमन की कैपिटल सना में इजरायली मिलिट्री ने एक एग्रेसिव स्ट्राइक कंडक्ट किया है जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत और 46 लोग इंजर्ड हुए। इजरायली ऑफिशियल्स का कहना है कि अटैक का टारगेट प्रेसिडेंशियल पैलेस और ऑयल फैसिलिटी था, जबकि हूथी सोर्सेज के मुताबिक ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट स्ट्राइक था। अल मसीराह टीवी, जो हूथी एफिलिएटेड चैनल है, उसने रिपोर्ट किया कि पावर प्लांट और ऑयल फैसिलिटी को डैमेज हुआ और हूथी मिलिट्री ने मैक्सिमम अटैक्स न्यूट्रलाइजन किए हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स ने इस अटैक के बाद एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि हर मिसाइल जो हूथी फायर करेंगे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जवाब दिया जाएगा और यमन के फर्स्ट बॉर्न्स को टारगेट करने तक की धमकी दी। ये रेटोरिक एस्केलेट कर रहा है रीजनल टेंशंस और क्लियर सिग्नल है कि इजराइल अपना मिलिट्री प्रेशर कंटिन्यू रखना चाहता है। हूथियों ने रिस्पॉन्ड किया कि इजराइल के अटैक्स उन्हें गरजा सपोर्ट करने से नहीं रोक पाएंगे और स्टेटमेंट में कहा, नो मैटर दी सैक्रिफाइसेस, हम अपनी स्टांस मेंटेन करेंगे। हूथी ऑफिशियल्स ने इजरायली क्लेम्स को ब्लैटेंटली फॉल्स डिक्लेयर किया। उनका कहना है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस का एरिया पहले ही डिजर्टेड था और स्ट्राइक सिर्फ बार्बरिज्म और सिविलियन सफरिंग बढ़ाने के लिए था। येमेनी गवर्नमेंट ऑफ चेंज एंड रिकंस्ट्रक्शन ने इस स्ट्राइक को वॉर क्राइम डिक्लेयर किया और कहा कि इजराइल के एक्शंस का मकसद फेक विक्ट्री दिखाना और लोकल पॉपुलेशन को टेरराइज करना है। हमास ने भी इजरायली स्ट्राइक्स को कंडेम किया और हूथियों की करेज को प्रेज किया। साथ ही अरब और मुस्लिम कंट्रीज से कॉल किया कि वे कलेक्टिव एफर्ट में गाजा और फलस्तीनियों की सपोर्ट करें। यमन में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड ये है कि पिछले महीने से इजराइल ने पावर प्लांट्स और पोर्ट्स पर अटैक्स कंटिन्यू किए और हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्चेस के रिस्पॉन्स में इजराइल ने सना टारगेट किया। हूथी ऑफिशियल्स का कहना है कि उनके एयर डिफेंसेस काफी इफेक्टिव हैं और इजराइल के एयरक्राफ्ट को रिट्रीट करने पर मजबूर किया। रीजनल एक्सपर्ट्स का एनालिसिस ये है कि इजराइल हूथी कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट ब्रॉडर मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स और गोजा क्राइसिस पर डायरेक्टली पड़ रहा है और एस्केलेशन का लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ये है कि इजराइल के एग्रेसिव स्ट्राइक्स और हूथियों के रिटेलिएटरी स्टेटमेंट्स मिडिल ईस्ट में पावर डायनामिक्स शिफ्ट कर रहे हैं। हूथी स्टांस दिखाता है कि गजा और फलस्तीनियों की सपोर्ट उनकी टॉप प्रायोरिटी है और इंटरनेशनल प्रेशर और इजरायली मिलिट्री सुपीरियोरिटी के बावजूद वो अपनी पॉलिसी मेंटेन करेंगे। रीजनल अलायंसेस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर भी इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल हूथी कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल कंसर्न है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज और सिविलियन प्रोटेक्शंस रिपीटेडली वायोलेट हो रहे हैं। इजरायली रेटोरिक और मिलिट्री एक्शंस के रिस्पॉन्स में हूथियों और एलाइड ग्रुप्स की फर्म स्टांस दिखाती है कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजनल इंटरवेंशंस अब और कॉम्प्लेक्स और इंटेंस होते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट के ऊपर। 20 अगस्त 2025 को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में गगनयान प्रोग्राम के लिए पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 सफलतापूर्वक पूरा किया। टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था क्रू मॉड्यूल के पैराशूट बेस्ड डीसेलरेशन सिस्टम का एंड टू एंड परफॉर्मेंस वैलिडेट करना। इसमें सिम्युलेटेड क्रू मॉड्यूल को हेलीकॉप्टर के थ्रू ड्रॉप किया गया और पैराशूट्स को प्री डिफाइंड सीक्वेंस में डिप्लॉय करके सेफ लैंडिंग इंश्योर की गई।
गई। गगनयान मिशंस में क्रू मॉड्यूल की टर्मिनल डिसेंट फेज के दौरान पैराशूट्स वेलोसिटी रिड्यूस करते हैं ताकि टचडाउन सेफ हो और क्रू की सेफ्टी मेंटेन रहे। टेस्ट में टोटल 10 पैराशूट्स यूज हुए। एपेक्स कवर सेपरेशन, एसईएस, ड्रॉग, पायलट और मैन पैराशूट्स। एसईएस पैराशूट्स ने एपेक्स कवर को कंट्रोल किया और डिसेंडिंग मॉड्यूल से कांटेक्ट प्रिवेंट किया। इसके बाद ड्रॉग पैराशूट्स फर्स्ट स्टेज डीसलरेशन प्रोवाइड करते हैं और फिर पायलट और मैन पैराशूट्स डिप्लॉय होकर मॉड्यूल को लगभग 8 मीटर पर सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी तक स्लो कर देते हैं। टेस्ट के दौरान भारतीय वायुसेना का चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर यूज किया गया और ऑनबोर्ड एवियोनिक्स ने डिसेलरेशन सिस्टम के इनिशिएशन और पैराशूट डिप्लॉयमेंट का रियल टाइम डाटा कलेक्ट किया। डाटा ग्राउंड सिस्टम्स और ऑनबोर्ड SSDR दोनों में रिकॉर्ड हुआ, जो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के लिए क्रिटिकल था। टचडाउन के बाद क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक रिकवर करके चेन्नई पोर्ट लाया गया, जहां से फर्दर इंस्पेक्शन और वैलिडेशन किया गया। इस टेस्ट के लिए एक्सटेंसिव मॉडलिंग और ट्रायल्स किए गए, जिसमें डमी क्रू मॉड्यूल और मल्टीपल हेलीकॉप्टर सॉर्टीज शामिल थे। टेस्ट ऑथराइजेशन बोर्ड TAB की क्लियरेंस के बाद एक्चुअल IADT 01 एग्जीक्यूट किया गया। इसरो के अलावा DRDO, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय वायुसेना के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, जो मिशन के मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन को हाईलाइट करता है। इसरो ने क्लियरिफाई किया कि ये टेस्ट टिपिकल मिशन सिनेरियो को सिमुलेट करता है, जिसमें पॉसिबल अबॉर्ट सिचुएशंस भी शामिल हैं। टेस्ट में पैराशूट सिस्टम के सीक्वेंशियल डिप्लॉयमेंट और पायरोटेक्निक सिस्टम्स की परफॉर्मेंस वैलिडेट की गई। ये माइलस्टोन गगनयान प्रोग्राम के लिए क्रूशियल है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्रू सेफ्टी और मिशन रेडीनेस के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल है। अगला स्टेप ये होगा कि सिमिलर टेस्ट्स डिफरेंट डिप्लॉयमेंट कंडीशंस में कंडक्ट किए जाएं, ताकि पैराशूट सिस्टम की रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस हर पॉसिबल सिनेरियो में इंश्योर हो सके। इसरो की ये अचीवमेंट भारत के स्पेस प्रोग्राम और मैन्ड स्पेस मिशंस के लिए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाती है और ग्लोबल स्पेस एजेंसियों के कंपैरिजन में भारत की कैपेबिलिटीज को हाईलाइट करती है। और भारत की फॉरेन पॉलिसी से लेकर डिफेंस और ग्लोबल अफेयर्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लाते हैं फैक्ट्स और क्लैरिटी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आपको लगातार मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।